अमेरिका इजराइल के साथ ईरान युद्ध के आज 28 दिन बीत चुके हैं, लेकिन एक महीने बाद भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है कि वो जीत रहे हैं और अब उन्होंने कहा है कि ईरान समझौता करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। साथ ही एक बार फिर ऊर्जा प्लांट पर हमले 6 अप्रैल तक रोक दिए गए। ऐसे में सवाल है कि गिड़गिड़ा कौन रहा है, अमेरिका जो बार बार डेडलाइन बढ़ा रहा है या ईरान जो कह रहा है कि उसने डेडलाइन बढ़ाने के लिए नहीं कहा। ट्रंप अपने बयान के जरिए ईरान को कमजोर बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो उनके खुद के फैसले पर भी है, क्योंकि एक बार फिर उन्होंने ईरान के ऊर्जा प्लांटों पर हमले 10 दिन यानी 6 अप्रैल तक रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने ईरान को 21 मार्च को 48 घंटे वाली डेडलाइन दी थी, लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले 23 मार्च को ही हमले 5 दिन रोकने का ऐलान कर दिया और अब वो समय सीमा भी खत्म हो रही थी तो फिर से 10 दिन के लिए बढ़ा दिया। अब इसके पीछे ट्रंप कोई प्लान या फिर डर ये बताना मुश्किल है, लेकिन ट्रंप के दावे को ईरान ने नकार दिया है और साफ कर दिया है कि उसकी तरफ से डेडलाइन बढ़ाने के लिए कोई बातचीत नहीं हुई है। ईरान युद्ध पर ट्रंप के सीजफायर वाले प्लान से अब नेतन्याहू डर गए हैं और उन्हें डर इस बात का सता रहा है कि अगर सीजफायर हो गया तो वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाएंगे। और यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान पर हमले और तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही ईरान के हथियार कार्यक्रमों, मिसाइल लॉन्चिंग पैड जैसे ठिकानों को हाई वैल्यू टारगेट बनाया है। इजरायल फिलहाल 200 ऐसे मिसाइल लॉन्चिंग पैड की तलाश में है, जहां से IRGC तेल अवीव पर निशाना बनाता रहा है। इन लॉन्चिंग पैड को खोजकर उन्हें ध्वस्त करना अब इजरायली डिफेंस फोर्स की पहली प्राथमिकता है और यही वजह है कि नेतन्याहू ने 24 घंटे का सर्च ऑर्डर जारी किया है ताकि ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया जा सके। दरअसल ईरान युद्ध अमेरिका के लिए घाटे का सौदा बन रहा है और यही वजह है कि ट्रंप इसे जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहते हैं। अमेरिका ने सोचा नहीं था कि ईरान उनके हमलों का ऐसा जवाब देगा और इसीलिए अब अमेरिका को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। अब अमेरिका ईरान के कब्जे वाले आइलैंड को टारगेट करने की तैयारी में है और इस आइलैंड में एक है अबू मूसा आइलैंड। ये आइलैंड अमेरिका के टारगेट पर इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रवेश द्वार के पास मौजूद है और वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। मौजूदा वक्त में अबू मूसा आइलैंड पर ईरान का पूरी तरह कंट्रोल है। ईरान इसे अपने हॉर्मुज़ान प्रांत का हिस्सा मानता है। हॉर्मुज पर ईरान की किलेबंदी को तोड़ने के लिए अब अमेरिका सबसे पहले अबू मूसा द्वीप पर कब्जा करना चाह रहा है। इसके लिए अमेरिका ने फारस की खाड़ी में सैन्य गतिविधियां भी तेज कर दी हैं। यानी अमेरिका अब हवाई हमलों के बाद जमीन स्तर पर युद्ध के लिए भी तैयार हो रहा है। कुछ देर की शांति के बाद ट्रंप की सेना अब पूरी तरह महा हमले के लिए तैयार हो चुकी है। हॉर्मुज पर ईरान के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए पेंटागन पूरा मास्टर प्लान तैयार कर चुका है। बस ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार है। जैसे ही ट्रंप ट्रिगर दबाएंगे, अमेरिकी सेना विध्वंसक प्लान पर काम शुरू कर देगी। यानी ईरान के कब्जे वाले आइलैंड अबू मूसा पर महातबाही के काले बादल छा गए हैं। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप अब क्या महाप्लान तैयार कर रहे हैं, किस तरह वो हॉर्मुज पर ईरानी किलेबंदी को ध्वस्त करने की सोच रहे हैं, चलिए हम आपको समझाते हैं। दरअसल अमेरिका का प्लान है कि हॉर्मुज का रास्ता खोलने के लिए उसके आसपास वाले द्वीप पर कब्जा किया जा सके और इसीलिए अमेरिका का प्लान खार्ग द्वीप पर जमीनी ऑपरेशन शुरू करना है, क्योंकि ये ईरान की आर्थिक जीवन रेखा है। ईरान का 90% तेल निर्यात यहीं से होता है। साथ ही यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल भी है। अमेरिका का दूसरा टारगेट है लारक द्वीप। वो इसलिए क्योंकि हॉर्मुज के पास होने के चलते इसका रणनीतिक महत्व काफी है। यहाँ ईरान की नौसैनिक गतिविधियों का केंद्र है। इसके अलावा अमेरिका का प्लान मूसा द्वीप पर भी कब्जा करने का है, क्योंकि इसे हॉर्मुज का पश्चिमी प्रवेश द्वार कहा जाता है। ईरान के पूरी तरह कंट्रोल में है और इस पर कब्जे से अमेरिका को सामरिक लाभ होगा। अमेरिका इजराइल से जंग के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, लेकिन अब उसी हॉर्मुज के लिए अमेरिका ने एक नया प्लान तैयार किया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अभियानों में पहली बार मानव रहित ड्रोन स्पीड बोट तैनात की है, जो खाड़ी में गश्त करने के साथ साथ ईरान पर पलटवार करेगी, जिसकी पुष्टि खुद पेंटागन ने की है। यानी अमेरिका की ये फिदायीन बोट अब हॉर्मुज से लोहा लेने के लिए तैनात कर दी गई है। ईरान, जिसने कई जहाजों को रोक रखा था, युद्ध में तेल टैंकरों को निशाना बनाने के लिए समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल कर चुका है, जिसके बाद अमेरिका भी इस रेस में शामिल हो गया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ये मानव रहित ड्रोन बोट्स निगरानी कर रहे हैं। निगरानी और आत्मघाती हमलों के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली रोबोटिक बोट्स की तैनाती की जानकारी पहले नहीं दी गई थी। 5 मीटर लंबी इन स्पीड बोट्स की खासियत है कि ये 450 से ज्यादा घंटे गश्त और 2200 समुद्री मील की दूरी तय कर सकते हैं।
अमेरिका ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं और ऐसे में अमेरिका के ये फिदायीन हॉर्मूज खुलवाने में अहम भूमिका निभाएंगे। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी भी युद्ध विराम लगा देते हैं और कभी हमला बोल देते हैं। हर दूसरे दिन एक ऐसा दावा कर देते हैं जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने दो टूक कहा है कि वो ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर 10 दिन तक हमला नहीं करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बहुत अच्छी रही है। और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने 10 तेल टैंकरों को गुजरने दिया है। ट्रंप के इस बयान से ये कयास लगाया जा रहा है कि ईरान ने 10 दिन युद्ध विराम के बदले अमेरिका को 10 जहाज दिए हैं, लेकिन ट्रंप के दावे पर ईरान अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। इससे पहले ईरान ने ट्रंप की डील की बात को खारिज किया और कहा कि वो अपनी शर्तों पर युद्ध खत्म करेगा। सवाल ये है कि जब ईरान झुकने को तैयार नहीं तो 10 दिन के बाद क्या होगा। ईरान इजराइल जंग को आज 28 दिन बीत चुके हैं और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो देशों को अमेरिका की मदद न करने पर कई बार धमका दिया है। हर बार नेटो उनकी धमकी को नजरअंदाज कर देता है। इस बार भी बहुत साइलेंट तरीके से ट्रंप ने नाटो को कह दिया कि अगर वो अमेरिका के लिए नहीं तो अमेरिका उनके लिए नहीं है। ये स्टेटमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी ईरान के साथ तनाव चल रहा है और ट्रंप नाटो से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की सुरक्षा में भी मदद मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर यूरोप मदद नहीं करेगा तो नाटो का भविष्य बहुत बुरा हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच नाटो देशों पर एक बार फिर से अपना गुस्सा जाहिर किया है। मिडिल ईस्ट जंग में ईरान अब हॉर्मूज 2.0 करने की तैयारी में है, जिससे दुनिया भर में तेल संकट और बढ़ने की आशंका है। इसे लेकर ईरान ने अमेरिका को चेतावनी भी दे दी है कि अगर उसके खार्ग द्वीप पर जमीनी कार्रवाई हुई तो उसका अगला टारगेट बाब अल मंदेब स्ट्रेट होगा। ऐसे में सवाल है कि आखिर बाब अल मंदेब क्या है। दरअसल ये मिडिल ईस्ट का वो हिस्सा है जहां से दुनिया में तेल सप्लाई का तकरीबन 12% हिस्सा गुजरता है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शिपिंग रूट है और इस काम में ईरान की मदद हूती विरोधी भी करेंगे, जिन्होंने पहले भी फिलिस्तीनियों के समर्थन में लाल सागर पर कई जहाजों पर टारगेट किया है। दरअसल अमेरिका ईरान के खार्ग द्वीप पर जमीनी कार्रवाई करने की तैयारी में है और यही वजह है कि ईरान ने अमेरिकी मरीन्स की कार्रवाई से पहले ही अमेरिका को एक बड़ी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि खार्ग द्वीप ईरान की आर्थिक व्यवस्था की जीवन रेखा है, जहां से ईरान के कच्चे तेल के निर्यात का लगभग 90 से 95% हिस्सा होकर गुजरता है। ये ईरान के लिए सबसे बड़े तेल टर्मिनल के रूप में काम करता है और यही वजह है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में हॉर्मूज 2.0 करने की चेतावनी दी है। अब सवाल है कि अगर बाब अल मंडेब स्ट्रेट ब्लॉक हुआ तो फिर क्या होगा? क्या इसका कोई विकल्प है? इस रूट से कितना तेल गुजरता है? इस सारे सवालों का जवाब हम आपको बताएंगे। हॉर्मूज की तरह बाब अल मंडेब स्ट्रेट भी एक बेहद खास ट्रेड रूट है। बाब अल मंडेब रूट लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये यमन और अफ्रीका के हॉर्न एरिया में मौजूद देशों के बीच है। ये रूट यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया को जोड़ता है। यहाँ से प्रतिदिन लगभग 8.8 मिलियन बैरल तेल और भारी मात्रा में LNG का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस ट्रेड रूट से हर साल $1 ट्रिलियन यानी 93.95 लाख करोड़ रुपए की कीमत के माल का आना जाना होता है। तो सोचिए, अगर ये रूट भी ईरान बंद कर देगा तो यूरोप में तेल और गैस की कितनी किल्लत पैदा हो जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे। एक तरफ ट्रंप ईरान को बातचीत पर लाने के लिए वक्त दे रहे हैं तो दूसरी तरफ पेंटागन ईरान पर अंतिम प्रहार करने के लिए खतरनाक चक्रव्यूह रच रहा है। 10 दिनों बाद ईरान में जमीनी ऑपरेशन और बड़े स्तर पर बमबारी हो सकती है, जिसमें जमीनी सेना और बड़े स्तर पर बमबारी शामिल हो सकती है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में और भी सैनिक, फाइटर जेट स्क्वाड्रन और मरीन यूनिट मिडिल ईस्ट भेजे जाने वाली है। 82 एयरबोर्न डिवीजन के हजारों सैनिकों को भी तैनाती के लिए तैयार रखा गया है। इस पूरे प्लान को पूरा करने के लिए 4 विकल्पों पर चर्चा चल रही है। पहला प्रहार खर्ग द्वीप पर कब्जा होना हो सकता है। ये द्वीप ईरान का तेल निर्यात का मुख्य केंद्र है। अगर इस पर अमेरिका का कब्जा हो जाता है तो इससे ईरान की कमर ही टूट जाएगी। दूसरा प्रहार लरक द्वीप पर कब्जा। ये एक ऐसा द्वीप है जो हॉर्मूज पर नियंत्रण रखने में ईरान की मदद करता है। तीसरा प्रहार अबू मूसा द्वीप पर हमला करना। इस द्वीप के जरिए ईरान को खाड़ी से बाहर निकलने वाले जहाजों पर नियंत्रण मिल जाता है। अगर ईरान के साथ बातचीत से जल्द ही कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है तो पेंटागन अपने पूरे प्लान एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे जंग का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के मैदान से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ हिजबुल्लाह ने पहली बार ड्रोन के जरिए इजरायली टैंक को तबाह कर दिया और उसका वीडियो भी जारी किया। ये वीडियो दक्षिणी लेबनान के तबे शहर का बताया जा रहा है, जहां इजरायली सेना का मरकवा टैंक दिखाई दे रहा है। हिजबुल्लाह का FPV ड्रोन वहां जाकर उस एडवांस्ड और ताकतवर टैंक को उड़ा देता है। इसका वीडियो खुद हिजबुल्लाह ने जारी किया है।
ईरान के प्रॉक्सी माने जाने वाले हथियारबंद संगठन हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजराइल के 100 से ज्यादा मरकवा टैंक को तबाह कर दिया है। वीडियो में ड्रोन पहले इलाके में मौजूद इजरायली टैंकों को खोजता है और फिर उन्हें टारगेट कर हमला कर देता है। हमले के बाद तबाही का मंजर भी दिखाई दे रहा है। इजरायली सेना के टैंक पूरी तरह से बर्बाद दिखाई दे रहे हैं। हिजबुल्लाह के इस नए हथियार से आने वाले दिनों में इजराइल के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि ये मिसाइल, रॉकेट और बड़े ड्रोन की तुलना में बहुत सस्ता होता है और इसका निशाना बिल्कुल सटीक होता है। मरकवा की सबसे बड़ी खासियत इंजन को आगे रखना है। ज्यादातर टैंकों में इंजन पीछे होता है, लेकिन यहाँ इंजन क्रू के सामने शील्ड की तरह काम करता है। अगर सामने से हमला हो जाता है तो इंजन पहले क्षतिग्रस्त होता है, लेकिन क्रू सुरक्षित रहता है। इसके साथ ही इसकी कई और खासियत भी हैं, आपको बताते हैं। ये आने वाले रॉकेट, आरपीजी या एंटी टैंक मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर देता है। इसके जरिए दुश्मन पर 500 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। टैंक 120 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस होता है। LAHAT एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी फायर कर सकती है। ईरान को अमेरिका और इजराइल से जंग लड़ते हुए 27 दिन बीत चुके हैं, जिसके अभी थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। और ऐसे में अब ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने बड़ा ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब जंग में 12 साल के बच्चों को उतारने का फैसला लिया गया है। यानी लगातार हमलों और तबाही के बीच, युद्ध के कामों में आ रहे संकट के बीच बच्चे भी इस जंग का हिस्सा होंगे। IRGC के अधिकारी ने कहा कि जंग में शामिल होने वाले लोगों की उम्र कम कर दी गई है, जिसकी मांग खुद लोग कर रहे हैं। युद्ध से जुड़े कामों में मदद के लिए शामिल होने के लिए कम से कम उम्र घटाकर 12 साल कर दी गई है और अब 12 और 13 साल के बच्चे भी युद्ध का हिस्सा बन सकेंगे। अमेरिका जंग के बीच बूट ऑन ग्राउंड प्लान कर रहा है। ऐसे में ईरान ने अमेरिकी सैनिकों से निपटने के लिए बच्चों की भर्ती भी शुरू कर दी है, जो अब अपनी इच्छा से सड़कों पर गश्त करके चेक पॉइंट संभालने और रसद जैसे कामों में यहाँ मदद कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जमीनी लड़ाई के लिए 10 लाख से ज्यादा लड़ाकों को इकट्ठा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कार्यवाही के दौरान सदन का माहौल पूरी तरह गर्मा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के विधायकों ने युद्ध को लेकर विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सदन के वेल में उतर आए। विधानसभा में खामेनेई के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने इजरायल मुर्दाबाद और अमेरिका विरोधी नारे लगाने लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक इजरायल मुर्दाबाद और अमेरिका विरोधी नारे लगाने लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई और हाथापाई होने लगी, जिसके बाद मार्शल ने आकर बीच बचाव किया और हालात को संभाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि हम ईरान के साथ एकजुटता से खड़े हैं। पहले तो हम ईरान के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं। पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है, पूरी JNK गवर्नमेंट खड़ी है। जब आयतुल्लाह अली खामेनेई के हमले में जान गई थी, तब श्रीनगर में कई दिनों तक प्रदर्शन हुए थे। देश भर में रामनवमी के त्योहार की धूम है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया और इस दौरान कन्या पूजन में आई एक कंजक ने मुख्यमंत्री योगी को एक ऐसा उपहार दिया जिसके बाद मुख्यमंत्री भी हैरान नजर आए और हंस पड़े। दरअसल रामनवमी के मौके पर सीएम योगी जब कन्याओं को पूज रहे थे, उसी दौरान कानपुर की एक बच्ची यशस्विनी ने सीएम से कहा कि वो उनके लिए गिफ्ट लाई है और गिफ्ट के रूप में उन्हें छोटा सा बुलडोजर दे दिया। इस दौरान वहाँ मौजूद लोग हंसते हुए नजर आए। बाद में सीएम योगी ने खिलौना बच्ची को वापस दे दिया। पूरा वीडियो सीएम योगी के कार्यालय के X हैंडल पर पोस्ट किया गया। मीडिया ने जब बच्ची से बात की तो उसने बताया कि कैसे योगी ने उसे दुलार किया और अच्छे से पढ़ाई करने की बात कही। यशस्विनी बुलडोजर, इस बुलडोजर से खेलना और खूब पढ़ाई करना, क्योंकि उनका फेवरेट है। सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल देश में सुपरहिट है और जब मासूम ने सीएम को बुलडोजर गिफ्ट दिया तो इसकी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज दूसरी बार रामलला का सूर्य तिलक हुआ और इसको लेकर भव्य तैयारियां की गई थी। इस दौरान राम मंदिर में 14 पुजारी गर्भगृह में मौजूद रहे। आधुनिक विज्ञान और आध्यात्म के संगम से साक्षात सूर्यदेव ने रामलला के मस्तक पर तिलक लगाया। जो नजारा बेहद ही अद्भुत अलौकिक था।
अयोध्या में रामनवमी पर दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक हुआ। 9 मिनट तक भगवान के ललाट पर नीली किरणें पड़ती रही। तो वहीं रामनवमी के इस विशेष अवसर पर भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाए गए और इस दौरान विशेष पूजा और आरती की गई। सूर्य तिलक के बाद कुछ देर के लिए मंदिर के पट भी बंद कर दिए गए। रामलला को 56 तरह के व्यंजन का भोग लगाया गया। तो वहीं पीएम मोदी ने टीवी पर रामलला के सूर्य तिलक का लाइव प्रसारण भी देखा। रामनवमी के अवसर पर उन्होंने भगवान राम की पूजा अर्चना की और राम मंदिर में सूर्य तिलक अनुष्ठान देखा। वहीं अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में आज लोग अयोध्या पहुंचे और रामनवमी पर रामलला के दर्शन किए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान पहले ही करीब 66 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। इन आंकड़ों के साथ वोटर लिस्ट में जगह न पाने वाले मतदाताओं की संख्या अब बढ़कर 76 लाख पहुंच गई है। 13 लाख और वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, जिसके बाद इस कार्रवाई पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ये आंकड़ा 2 हिस्सों के जरिए समझ सकते हैं। अभी तक कुल मिला के 63,66,952 लोगों का नाम डिलीटेड हुआ है पश्चिम बंगाल में। जो ड्राफ्ट लिस्ट निकला था सबसे पहले, उसमें 58,20,899 लोगों का नाम डिलीट हुआ था। उसके बाद जो फाइनल लिस्ट, उसमें 5,46,053 लोगों का नाम डिलीट हुआ था। अब जो नाम अंडर एडजुडिकेशन यानी न्यायिक जांच में थे, उनमें से 32 लाख मामले निपटाए गए हैं। इनमें से 40% यानी करीब 13 लाख वोटर्स के नाम और हटाए जा रहे हैं, जिसके बाद दोनों मिलाकर कुल 76 लाख के करीब नाम लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। लेकिन इस पर टीएमसी लगातार विशेष समुदाय के वोट काटने का आरोप लगा रही है। बीजेपी इसे वास्तविक बता रही है। अभी जो बचे हुए हैं वोटर्स, उसमें भी बहुत ज्यादा नाम बाद जाने वाला है। जो जेन्युइन वोटर, उनको नाम आ जाएगा, वोट भी दे पाएंगे। जबकि चुनाव आयोग ने दोनों के दावों को खारिज कर दिया और बताया कि मृत पलायन किए हुए, डुप्लीकेट और न मिलने वाले लोगों के नाम ही वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। 76 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से हटाना अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब देखना होगा कि एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव में सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। अमेरिका इजराइल के साथ ईरान की जंग के बाद राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल पहुंच गए हैं। ग्लोबल कच्चे तेल की आपूर्ति संकट के बीच भारत सरकार ने तेल कंपनियों को एक बड़ी राहत दी है, ताकि तेल कंपनियों को वो अपना काम अच्छे से कर सके। दरअसल तेल कंपनियों को युद्ध के बीच महंगे दामों पर कच्चा तेल खरीदना पड़ रहा था। ऐसे में सरकार ने कंपनियों को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। हालांकि राज्य सरकारों का वैट लागू रहेगा। सरकार के एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दी गई है। तो वहीं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर थी, अब 0 हो गई है। जो भारी नुकसान सबके सब जो कंपनीज को होना था, उससे हमें जो है बहुत बड़े एक संकट से जो है बचाने के प्रयास में सरकार है। यह राहत सिर्फ और सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई है। हम और आप जब पेट्रोल भराने जाएंगे तो उतनी ही कीमत देंगे जो कल दे रहे हैं। सरकार समझ ले कि अब आप हमें मूर्ख नहीं बना सकते। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से देश के कई शहरों में पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मची थी। हालांकि केंद्र सरकार ने कई बार साफ कर दिया कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और लोगों से पैनिक न होने की अपील की है। हर दूसरे दिन तेल और गैस से भरे जहाज हॉर्मूज पार करके भारत आ रहे हैं। फिर भी कहीं न कहीं अफवाह जरूर फैल रही है। तेल और गैस की कमी की अफवाह फैल रही है और इससे लोग पैनिक में हैं। पेट्रोल पंप पर भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें यूपी के लखीमपुर खीरी की है, जहां अफवाह के जाल में फंस गए हैं और पेट्रोल पंप पर डीजल लेने के लिए लोग बड़े बड़े कैन लेकर पहुंचे। इतना ही नहीं, गाड़ियों में भी पेट्रोल भरवाने के लिए लंबी लाइन देखी गई। तो बेवजह आदमी पैनिक हो रहा है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, डीजल पेट्रोल कहीं से कोई शॉर्टेज नहीं है। अब आप यूपी के सीतापुर की तस्वीर देखिए और बताएं कि तेल की कमी है कि नहीं। यहाँ इतनी लंबी लाइन लगी है और सभी को तेल मिल रहा है। अगर कमी होती तो क्या सभी को तेल मिलता? प्रशासन भी लोगों को लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट करके सतर्क कर रहा है कि तेल की कोई किल्लत नहीं है। पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत की अफवाहों ने कई राज्यों में अफरा तफरी पैदा कर दी है। कई पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, तो कहीं सिलेंडर के लिए मारपीट तक नौबत पहुंच रही है। कहीं चोरी का खुलासा भी हो रहा है। पेट्रोल पंप से लेकर गैस एजेंसियों तक मारामारी की तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं भीड़ है तो कहीं मारपीट और कहीं अजीबोगरीब तस्वीरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस ने पेट्रोल पंप पर छापा मारा, जहां ट्रैक्टर में ड्रम भरकर डीजल भरने का वीडियो वायरल हुआ था। जांच के बाद पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया।
इस बीच गैस सिलेंडर चोरी का मामला भी सामने आया, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ लिया। तेल के लिए देवरिया में अजीब नजारा दिखा, जहां एक शख्स जनरेटर लेकर पहुंच गया और कहा इसी में तेल भर दो। अफवाहों के बीच हालात ऐसे बिगड़े कि बाराबंकी में जिला पूर्ति अधिकारी खुद सड़कों पर उतर आए। सिद्धार्थनगर में तो गैस सिलेंडर को लेकर पुलिस के सामने ही मारपीट हो गई। कुल मिलाकर अफवाहों ने हालात बिगाड़ दिए हैं, लेकिन सच यही है कि घबराहट नहीं, समझदारी ही समाधान है। देश में धूमधाम से रामनवमी मनाई गई, लेकिन कई जगह राम भक्तों पर पत्थर भी बरसाए गए। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर और झारखंड के गढ़वा में रामनवमी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई, जिससे माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। हिंदू त्योहार के दौरान एक बार फिर नफरती गैंग एक्टिव दिखा। राम भक्तों के खिलाफ नफरती टूलकिट की तस्वीरें हर साल की तरह इस बार भी नजर आई। इस बार रामनवमी पर भी वही पैटर्न नजर आया जो हर हिंदू त्योहार पर नजर आता है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के श्री रामपुर में रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी समेत 4 लोग घायल हुए हैं। पथराव के चलते इलाके में सांप्रदायिक टकराव पैदा हो गया। हालांकि पुलिस ने हालात पर कंट्रोल कर लिया। कुछ ऐसी ही तस्वीर झारखंड के गढ़वा के रमकंडा में सामने आई, जहां रामनवमी जुलूस रोकने पर 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। देखते ही देखते माहौल हिंसक हो गया। एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।